नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। मुजफ्फरनगर पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन। 24 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। शामली में तेज विस्फोट के साथ धराशायी हुआ मकान, एक महिला की मौके पर हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से हुई मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना ने फूका पाकिस्तान और बांग्लादेश का झंडा, धार्मिक स्थलों पर हमलों के विरोध में किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन सर्व के कार्यकर्ता, स्कूलों द्वारा अभिभावकों के उत्पीड़न का लगाया गया आरोप। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे दिव्यांगजन, 3000 रुपए प्रति माह पेंशन की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर निशाना साधा, जहां उन्होंने चौधरी राकेश टिकैत को आतंकवादी बता दिया। मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानु हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। वहीं उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं। हमारे डीएम साहब नए आए हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का परिचय करवाने आया था, कोई काम लेकर नहीं आया और ये बताने आया था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 100% ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमारा कोई भी पदाधिकारी अनुशासनहीनता नहीं करता, आतंकवाद नहीं करता, जैसा कि राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं। कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। ये संसद में गेहूं नहीं भरे जाते, संसद में मंत्री बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, वहाँ कानून बनता है और वहीं से कानून पास होता है। संसद इस काम को करता है। इसलिए मैं डीएम साहब से ये कहने आया था कि मुजफ्फरनगर में ये न समझा जाए कि राकेश टिकैत का ही संगठन है। यहाँ भारतीय किसान भानु जो ब्रज के बिरक संत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया था संतस में, और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कांग्रेस जो आज कह रही है कि हम बहुत बड़े किसानों के हितैषी हैं, 1 मार्च 2011 को वहाँ से इलाहाबाद से दिल्ली आया था और कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी थी। फिर 1 मार्च 13 को आया था, जब फिर नहीं मानी तो रमेश बाबा ने कहा था कह दे कांग्रेस को ऐसा कर देंगे जैसे गधा की सींग। बॉर्डर पर धरना चल रहा है जी, क्या मानते हैं आप? गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है वो कांग्रेस और कुछ भाजपा के विरोधी भाजपा के विरोधी जो पार्टियां हैं उनकी फंडिंग से चल रहा है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में भी एक पंचायत जी, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। उसमें कोई ईमानदार जाट और जाट नेता शामिल नहीं होगा। उसमें केवल वही शराबी, वही फंडिंग पे काम करने वाले, तनख्वाह लेने वाले वो शामिल होंगे। भला जाट नेता कभी नहीं होगा शामिल। क्यों? कि जाटों का इतिहास रहा है, जाट अपने देश के लिए जान देने वाले रहे हैं, जाट स्वाभिमानी रहे हैं, जाट ईमानदार रहे हैं। इनके पिता भी तो ईमानदार थे, महेंद्र सिंह टिकैत। लेकिन ये तो जाने कहां से आ गए, जाने कहां से आ गए भाई, इतना आतंकवाद फैला रहे। आपने किसान नेता राकेश टिकैत है बयान जारी किया था, वो क्या मतलब? कौन सा बयान? अभी बोला था कि रतनपुरी में। मतलब क्या था? वो जैसे हैं वैसे बताता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं राकेश टिकैत ईमानदार जाट नेता? नहीं, राकेश टिकैत के अंदर ईमानदारी तो रही नहीं। राकेश टिकैत ने जब से कमान संभाली है तभी से दलाली शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी की दलाली, वहाँ अथॉरिटियों पे दलाली, सड़क में दलाली और टोलों पे दलाली। कहाँ से ईमानदार आए वो? बेईमान, 100% बेईमान राकेश टिकैत, 100% बेईमान। क्या आप मानते हैं कि जो लाल किले पे घटना हुई थी वो गलत थी? लाल किले पे जो घटना हुई थी वो 100% गलत
और 100% आतंकवादी जो करते हैं वो किया गया था। लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया गया था, वो नहीं फहराना चाहिए था। और लाल किले पे 525 पुलिस वालों को घायल किया था, ये आतंकवाद नहीं था और क्या था? ऐसे लोग कभी किसान नेता नहीं हो सकते। और न अब प्रशासन और न शासन वो अपने को कुछ भी कहते रहे कि हम किसान नेता हैं, लेकिन न किसान नेता हैं वो और न किसानों का कभी भला कर पाएंगे। तो आप क्या मानते हो किसान कानून जो बना है ये किसानों के किसान कानून, सुनिए, कानून बहुत बने पीछे भी, NRC, तलाक वाला 370। यदि हम मानव हैं, हम देश प्रेमी हैं, हमारा नारा है, किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, तो इस हिंदुस्तान को हम बिखरने नहीं देंगे। यदि हम इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं तो और कुछ लोग जो पीछे कानून बने उनको वापस लेने की मांग करेंगे। देश में एकदम अराजकता फैल जाएगी। इसलिए हमारी मांग है, किसान ये कानून बने रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान आयोग का गठन हो जाए, किसान आयोग की सहमति से किसानों के हित में काम हो, चाहे MSP बने तो किसान का सहमत ली जाए, लेकिन किसान आयोग बनना भारत के किसानों के लिए अति आवश्यक हो गया है। मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के नगर विकास व नगरीय रोजगार उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी ने 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुजफ्फरनगर जनपद पहुंचे नगर विकास व नगरीय रोजगार उन्मूलन प्रदेश मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमालाएं पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के द्वारा नगर निकाय संबंधी 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निकाय संबंधी विकास कार्यों को शीघ्र से शीघ्र कराना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल के द्वारा नगर विकास मंत्री का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने पालिका संबंधी विकास कार्यों से भी उन्हें अवगत कराया। विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा विकास कार्य को गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जितने विकास कार्य किए हैं उतने पिछली सरकारों में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भविष्य में नगर निकाय से संबंधित जितने भी विकास कार्य होने हैं उनके प्रस्ताव भेजे जाएं ताकि समय से उन्हें कराया जा सके। आज लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत के लगभग 188 परियोजनाएं, जिनमें लोकार्पण और शिलान्यास दोनों थे, इस कार्यक्रम में उनके लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। मुजफ्फरनगर को सुव्यवस्थित सुंदर शहर बनाने के लिए जो भी प्रस्ताव यहाँ के स्थानीय निकाय भेजेंगे, शासन उस पर पूरा अपना सपोर्ट देगा। हमारी अपेक्षा है कि शहर में कूड़ा कलेक्शन और कूड़ा निस्तारण को और प्राथमिकता स्थानीय निकाय भी दें, प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी और आगामी जल जीवन मिशन शहरी में एक प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर जनपद के लिए शुरू किया जाएगा। जो भी प्रस्ताव स्थानीय निकाय बना के भेजेंगे, सरकार उसके ऊपर जरूर विचार। शामली जनपद के मोहल्ला काजीवाड़ा स्थित एक मकान में हुए विस्फोट के बाद मकान भर-भरा कर गिर गया, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। शामली में एक मकान में अचानक विस्फोट हो जाने से पूरा मकान भर-भरा कर गिर गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में शहर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घर के अंदर बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई और उसी के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल आपको बता दें कि यह हादसा जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजीवाड़ा में हुआ। यहाँ पर खुशनुमा अपने परिवार के साथ रहती थी। यह हादसा आज उस समय हुआ जब परिवार के सदस्य रोजमर्रा का कार्य कर रहे थे। अचानक घर एक जोरदार विस्फोट के साथ भर-भरा कर गिर गया और पूरे घर में धुएं का गुबार उठ गया। इस हादसे में खुशनुमा की मौत हो गई जबकि नूरजहां व सलीम घायल हो गए। सभी घायलों को शहर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि पूरे घर में बड़ी मात्रा में पटाखों का स्टॉक रखा हुआ था, जिसमें अचानक आग लग गई और इस विस्फोट के साथ पूरा मकान भर-भरा कर गिर गया। सर, सुबह तकरीबन 9 बजे करीब 2 महिलाएं यहाँ पे आई थी। उसमें से एक की तो डेथ हो चुकी थी और दूसरे वाले के सर में बहुत ज़्यादा छोटे आए थे। उसको तो हमने यहाँ पे रख लिया और उसकी धुलाई वुलाई करके उसको रख लिया। और बाकी तो दूसरी जो आई थी उसका नाम खुशनुमा, जिसकी डेथ हुई है, और जो दूसरी जो अभी जिंदा है उसका नाम नूरजहां है।
वो इस हालत से बाहर है, वो गंभीर हालत से बाहर है, वो ठीक हो जाएगी। सर परिजनों ने क्या बताया, कैसे ये हादसा हुआ? परिजनों ने ये बताया कि दोनों की डेथ जो है ना मलबा गिरने की वजह से हुई है। एक मकान था जिसमें विविध परिवार, उनके 3 बेटे हैं और वो अपने सब परिवार रह रहे थे। 8 साढ़े 8 बजे के बीच में पब्लिक द्वारा धमाका सुनी गई थी। पुलिस और बाकी लोग पहुंचे थे और उसके सहयोग से बाकी जो घायल पर्सन थे इनको निकाल के हॉस्पिटल पहुंचवाया गया है। उसमें एक आदमी की मृत्यु की सूचना मिल रही है, बाकी 2 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस हर पहलू पे विचार कर रही है कि घटना का कारण क्या रहा, गैस का सिलेंडर फटा या शॉर्ट सर्किट हुई या किस कारण से हुआ, ये जांच कराया जा रहा है। सर इनके नाम लाइसेंस भी बताए जा रहे हैं, आतिशबाजी के 2 कुछ सामान भी घर पे। वो हर पहलू पे जांच, मैंने जैसा आपको बताया कि घटना के बाद पुलिस अपना काम कर रही है और हर पहलू पे उसको देखा जा रहा है कि किस कारण से हुआ, कोई दुर्घटना है या क्या है। मुजफ्फरनगर के चरथावा थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में 25 वर्षीय महिला सविता पत्नी राहुल की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। महिला के परिजनों का आरोप था कि लगातार ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग कर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ सदर हेमंत कुमार और थाना प्रभारी MP सिंह ने महिला के परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं महिला के ससुराल पक्ष का कहना है कि संदूक पर रखे टीवी में करंट आने की वजह से संदूक की चपेट में आकर सविता की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर पति, सास, ससुर व देवर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। करीबन 4-5 बार ज्यादा ही ना हो। जैसे कि हम अंदर गए देखने के लिए, पहले तो बाहर ढूंढी सा कहीं भी नहीं मिली। मैं पहले बता के नहीं जाती हूँ, मगर क्या पता कहाँ पर बैठी होगी। और जब जी अंदर गए तो देखा मुंदी पड़ी थी। तो क्या करंट लगा उसकी? जी करंट लगते हुआ। मामला यह है कि वो जो बहू थी उसके बीवी ने करंट मारा। करंट मरने के बाद जब तक उसे यहाँ से ले गए उसमें सांस था। जब चरछाड़ा अस्पताल पहुंचे तो जब भी उसमें सांस था, वहीं जाकर उसने दम तोड़ा। नहीं, उनके जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर उसकी साथ जाति करके बारी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो बच्चे, मतलब 1-2 बच्चे भी हैं, बच्चा है उसका, ऐसा कौन मारना चाहोगा, घर कौन नाश करना चाहोगा, एक लड़का है उसका। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रकाश चौक पर क्रांति सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडों का दहन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रकाश चौक पर क्रांति सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडों को फूंका गया, जिसमें क्रांति सेना के नेताओं ने कहा कि लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों और सिखों के धार्मिक स्थलों पर आतंकवादियों व असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर भारत में रहने वाले लोगों में काफी रोष व्याप्त है। इसलिए क्रांति सेना के द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश को चेताने के लिए उनके देशों के झंडों को फूंका गया है। वह भारत सरकार से मांग की गई है कि जल्द ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों को आदेशित किया जाए कि वह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को करना बंद करें। आज क्रांति सेना के द्वारा पाकिस्तान व बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू समुदाय के मंदिरों और सिखों के गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं, उसके विरोध स्वरूप आज क्रांति सेना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडों को आग के हवाले करके अपना विरोध दर्ज कराया है और भारत सरकार से मांग की है कि वो दोनों ही देशों को इस बारे में चेताए कि हिंदू समुदाय और सिखों पर जो वहाँ अत्याचार हो रहा है, धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, इसमें भारत सरकार अपना हस्तक्षेप करे और उन दोनों देशों को चेतावनी दे इस तरह की घटनाएं बंद कर दे, वरना भारत पीठ का जवाब पत्थर से देना चाहता है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय दिव्यांग यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जहां पर उन्होंने दिव्यांग पेंशन को 3000 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे भारतीय दिव्यांग यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि महंगाई के इस दौर में उनकी पेंशन 300 से 500 रुपए तक दी जाती है, जिससे उनका गुजारा भत्ता नहीं होता। उन्होंने मांग की है कि उनकी पेंशन को कम से कम 3000 रुपए प्रति माह की जाए और लगातार रोडवेज बस में उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, उस पर भी रोक लगाई जाए और दिव्यांग को रोजगार देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहते हैं। इसलिए वह मांग करते हैं कि जल्द ही दिव्यांगों को रोजगार दिया जाए। एमओपीएस प्रथम तो हमारी समस्याएं तो विभिन्न है, लेकिन एक मेन समस्या है हमारी पेंशन की। जैसे पिछले कुछ सालों में महंगाई 10 गुना तक बढ़ चुकी है, लेकिन हमारी पेंशन मात्र 300 से 500 रुपये ही हुई थी जब योगी सरकार आई थी।
तो हम माननीय डीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग भाई हैं उन सभी की पेंशन कम से कम 3000 रुपये है। तो आपकी किस अधिकारी साहब की मुलाकात हुई है अभी? आज हमारे डीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग आगे तक पहुँचाएंगे। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन सर्व के पदाधिकारियों के द्वारा स्कूलों पर अभिभावकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन सर्व के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लगातार लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेज नहीं खुल पा रहे, लेकिन स्कूल प्रशासन लगातार फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं, जबकि एग्जाम नहीं हुए फिर भी स्कूल प्रशासन अभिभावकों से एग्जाम फीस मांग रहा है। इसलिए वह मांग करते हैं कि स्कूल प्रशासन के द्वारा किए जा रहे अभिभावकों के उत्पीड़न को बंद किया जाए, क्योंकि मजदूर किसान इस बार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। इस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो 2 साल से कॉलेज नहीं खुले हैं कोविड की वजह से, और फिर भी स्कूल द्वारा फीस ली जाती है, उसकी वजह से हम आज धरना प्रदर्शन के लिए आए थे। लेकिन डीएम साहब ने कहते थे कि ज्ञापन देना, मतलब कम स्टूडेंट है, जो कोविड की वजह से ज़्यादा भीड़ भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम आज ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ बच्चों की फीस के लिए। तो क्या केवल फीस की मांग को लेके आए थे? नहीं जी, एक सेना की भर्ती है, 2 साल से लगभग अफवाह उड़ रही है कि मतलब सेना की भर्ती होगी, लेकिन फिर भी मतलब कैंसिल कर दिया जा बार। तो हम इस पर भी स्पष्टीकरण लेने के लिए आए थे कि भर्ती होगी या नहीं होगी, क्योंकि बच्चे 2 साल तक उम्र भी निकली जा रही है। क्योंकि करीब 1 महीना पहले संजीव बालियान मंत्री द्वारा कहा गया था, उनके द्वारा कहा गया था अगले महीने भर्ती होगी, क्या फिर भी आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा? लेकिन पिछली बार ना मतलब गए थे हम, पिछली बार भी गए थे, लेकिन पिछली बार भी कैंसिल होगी थी। मतलब खबर तो अखबार में हर महीने आ रही है कि भर्ती होगी, लेकिन होती नहीं है। तो इस वजह से आज एडीएम साहब का हम स्पष्टीकरण लेना है कि भर्ती होगी या नहीं होगी। एडीएम साहब ने किस प्रकार आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने कहा कि 6 या 7 सितंबर से भर्ती स्टार्ट हो रही, और एडीएम साहब ने बोला कुछ संतुष्टि के नियम करेंगे। इसमें कितने सूत्रीय मांगे आपकी हैं? 5 सूत्रीय मांगे। क्या क्या मांगे हैं? एक तो ये है कि बच्चों की फीस कोविड काल में जो स्कूल नहीं खुले उनकी फीस बिल्कुल माफ की जाए। एक दूसरी है कि 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति में स्कूल खोले जाए। और एक है विश्वविद्यालय में 2 साल से लगभग कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करी, लेकिन फिर भी हमारे से परीक्षा शुल्क ले लिया गया। तो या तो हमारा परीक्षा शुल्क माफ करा जाए या हमें वापसी करा जाए, मतलब अगले साल के लिए छूट दी जाए। ठीक, ये हमारी एक सेना की भर्ती का वो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर एक नई बुलेटिन के साथ। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।